हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 4.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है और इसका कैसे हम उपयोग करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण की उत्पत्ति कैसी हुई है। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द्विघात लिखा हुआ है और यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था द्विघात बहुपद के बारे में, ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था समीकरण के बारे में। ठीक है, वहां पे आपने देखा था कि जिसका घात 2 होता है वो मेरा द्विघात बहुपद होता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। तो ये क्या है? ये है द्विघात बहुपद, ये मेरा द्विघात बहुपद है। और समीकरण क्या होता था? आपने देखा था समीकरण में बराबर में कुछ आता था, ऐसे जीरो या फिर कुछ करके बराबर में आता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण, मतलब दोनों का हमें मिक्सचर यहाँ पे पढ़ना है, इसको और इसको हमें मिला के पढ़ना है। ये था मेरा चैप्टर नंबर 2 में और ये था मेरा चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन यहाँ पे हमें चैप्टर नंबर 4 के बारे में जानना है। ठीक है, तो 4 के बारे में हम जानेंगे तो इसको और इसको जोड़ेंगे। देखिए, द्विघात और समीकरण दोनों मिलकर द्विघात समीकरण बना है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसका अधिकतम घात 2 होगा वो मेरा द्विघात होगा, और यहाँ पे बराबर में अगर आप जीरो रख देंगे तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। मान लीजिए जैसे यहाँ देखिए, ये है 2x² प्लस 4x प्लस 6। बताइए ये मेरा क्या है? ये द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है? ये मेरा द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके बराबर में जीरो नहीं है। अगर इसके बराबर में जीरो आ जाएगा तो ये हो गया मेरा द्विघात समीकरण। ठीक है, जब भी बराबर में जीरो आएगा तो आपको कहना है द्विघात समीकरण। आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आपको देखना है कि इसका पावर 2 है या नहीं है। अगर पावर 2 होगा तो द्विघात हो गया, और बराबर में जीरो है तो समीकरण हो गया, मतलब ये हो गया द्विघात समीकरण। यही हमें देखना है। उसी तरह मान लीजिए कि हम लिख देते हैं इतना। बताइए ये मेरा द्विघात समीकरण है या नहीं है? ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बराबर में जीरो नहीं है। जिसके बराबर में जीरो आएगा वो होगा मेरा द्विघात समीकरण। अगर बराबर में जीरो नहीं आएगा तो ये मेरा द्विघात बहुपद हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे द्विघात समीकरण के बारे में जानना है। तो द्विघात समीकरण क्या होगा? जिसका घात 2 होगा वो मेरा द्विघात होगा, और बराबर में जीरो आ जाएगा तो समीकरण हो गया। ये हो गया मेरा द्विघात समीकरण। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए हम आपको कह दे 2x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर जीरो। ये मेरा क्या है? द्विघात समीकरण है या नहीं है? ये मेरा द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ बराबर में जीरो है और साथ ही साथ इसका घात यहाँ पे 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या हो सकता है? यहाँ देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c और बराबर यहाँ पे जीरो आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा बहुपद का व्यापक रूप है। अगर आप बराबर में जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। आप बहुपद को px से दर्शाते थे, बहुपद को px से दर्शाते थे, और यहाँ पे अगर आप बराबर में जीरो रख देंगे तो ये हो गया मेरा द्विघात समीकरण। सिर्फ अगर बराबर में जीरो आ जाए तो ये हो जाएगा मेरा द्विघात समीकरण, लेकिन वहीं अगर बराबर में जीरो नहीं रहेगा तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये अंतर है द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। आपसे पूछेंगे कि ये है या नहीं है द्विघात समीकरण। देखिए, ये है इतना। अब आपको बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 2x² प्लस एक्स माइनस 300। बताइए ये मेरा द्विघात समीकरण है या नहीं है? वैसे ही 3x² माइनस 2x और प्लस 6, ये मेरा द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये आपको बताना है। आप कमेंट में बताएंगे कि मेरा द्विघात बहुपद है या नहीं है, या द्विघात समीकरण है या नहीं है। कौन सा मेरा द्विघात बहुपद है और कौन सा मेरा द्विघात समीकरण है, ये आपको बताना है। देखिए, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी बराबर में जीरो आएगा तो मेरा द्विघात समीकरण होगा, लेकिन वही अगर बराबर में जीरो नहीं आएगा तो मेरा द्विघात बहुपद होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस x² प्लस 150 और बराबर जीरो। बताइए ये मेरा क्या है? द्विघात बहुपद है या नहीं है, या फिर द्विघात समीकरण है? क्या है?
ये आपको बताना है क्या है, आप कमेंट करेंगे ये कौन चीज़ है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने बता दिया कि कैसे आप पहचानेंगे द्विघात समीकरण को। अगर घात 2 होगा तो द्विघात और बराबर में 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और बराबर में सिर्फ यहाँ पे 0 आप रख देंगे। ये बहुपद का व्यापक रूप था, इसके बराबर में हमने 0 रख दिया, तो ये हो गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमें सॉल्व करना है अपने प्रश्नावली 4.1 को, और उसमें हमें जानना है कि कौन कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है। सिर्फ इतना जानने से आपका प्रश्नावली 4.1 सॉल्व नहीं हो पाएगा, इतना से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कुछ और जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा, आइए यहाँ पे देखते हैं। नीचे देखिए, यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूला लिख के रखा है, ये आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आएगा। देखिए, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये है मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये देखिए, ये है मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको सजा भी सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के यहाँ भेज सकते हैं, और माइनस 2ab को यहाँ भेज सकते हैं। ये दोनों सही है, ये भी दोनों सही है। आप किसी का भी प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये है ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। और यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। इन सभी सूत्र का जरूरत पड़ेगा आपको प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करने के लिए। तो आप इस सूत्र को याद कर लेंगे तो आपसे प्रश्नावली 4.1 बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए और देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। आप इसको जरूर याद करेंगे, ये हमें उम्मीद है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करने में जरा भी दिक्कत नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हमें और क्या पढ़ना है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख के रखा है द्विघात समीकरण। हमें प्रश्नावली 4.1 में जानना है द्विघात समीकरण के बारे में कि कौन सा मेरा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। जैसा कि अभी अभी आपने ऊपर देखा है द्विघात समीकरण कौन मेरा होता है और कौन नहीं होता है, उसी तरह हमें प्रश्नावली 4.2 में पढ़ना है गुणनखंडन विधि से शून्यक या फिर मूल निकालना। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 4.2 में कि शून्य क्या होता है और मूल क्या होता है और हल क्या होता है, हम जानेंगे प्रश्नावली 4.2 में। उसके बाद हम प्रश्नावली 4.3 में जाएंगे तो हमें पढ़ना है पूर्णवर्ग विधि के बारे में। वहाँ हम ये भी पढ़ेंगे कि द्विघाती सूत्र क्या होता है और श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। इस द्विघाती सूत्र का नाम श्रीधराचार्य सूत्र भी है, इसी का नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। ये पूर्णवर्ग विधि अलग है और ये दोनों एक ही है। इसका नाम श्रीधराचार्य सूत्र भी है और द्विघाती सूत्र भी है। इसको हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 में। उसी तरह मूलों की प्रकृति हम जानेंगे प्रश्नावली 4.4 में, और प्रश्नावली 4.4 पे मेरा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। ये बात आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसका हम प्रयोग करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए कि ये एक आयत है, ये मेरा क्या है, आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। अगर आपको कह दिया जाए कि ये जो आयत है इसका हमें क्षेत्रफल दे दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, इसका हमें क्षेत्रफल दे दिया गया हो 528 मीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये कितना है और ये कितना है, लंबाई और चौड़ाई इसके कितना है, ये आपको बताना है। देखिए आयत में ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होता है। अगर ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ये x होगा तो ये भी x होगा, दोनों बराबर होता है। और ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, अगर ये y होगा तो ये भी y होगा। उसी तरह ये अगर z होगा तो ये भी z होगा, ये p होगा तो ये भी p होगा, ये x हो जाएगा तो ये भी x हो जाएगा। ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, आयत में ये दोनों बराबर होता है और ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है इसका ये वाला लंबाई और इसका ये वाला चौड़ाई। तो बताइए, हमें दे दिया गया है ये क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। आपको बताना है कि इसकी लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। और आपको एक हिंट दे दिया जाए कि ये जो लंबाई है ये चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए मान लीजिए हमें पता नहीं है कि इसका लंबाई क्या है, तो हम लंबाई को मान लेते हैं x, हमने लंबाई को मान लिया x, और चौड़ाई को हम मान लेंगे y। हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया, हमने लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को y मान लिया, और इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया 528 मीटर स्क्वायर।
तो इसको सॉल्व करने से पहले आइए थोड़ा सा हम ऊपर समझते हैं। यहाँ पे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में, आपको हिंट दे दिया जाए कि ये जो लंबाई है ये चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। यहाँ पे आइए, एक तरफ हम लिखेंगे लंबाई, लंबाई मेरा x है, और बराबर एक तरफ चौड़ाई लिखेंगे, चौड़ाई है y। हम आपको हिंट दे दे कि ये जो लंबाई है ये चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। ये जो लंबाई है ये इसके 2 गुना से 1 अधिक है। कौन अधिक है? ये वाला अधिक है। तो ये अधिक है तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा। चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक कह रहा है तो चौड़ाई है ये, तो इसके 2 गुना से कह रहा है तो 2 गुना कर देंगे, और 1 अधिक कह रहा है तो हम यहाँ पे 1 जोड़ देंगे। देखिए हमें x का वैल्यू प्राप्त हो गया इतना, ये मेरा x का वैल्यू, x का वैल्यू 2y+1 प्राप्त हो गया। तो हम x के जगह पे ये ना लिखकर, इतना ना लिख के हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। हम यहाँ पे x के जगह पे डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो आप इसको लिख देंगे 2y+1। अब देखिए यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसका लंबाई क्या होगा और चौड़ाई क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं जरा सा। ये देखिए, आयत का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ 528 लिखेंगे, बराबर लंबाई कितना है? ये मेरा लंबाई है 2y+1, और यहाँ पे गुणा चौड़ाई, देखिए ये मेरा चौड़ाई है y। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 528 बराबर, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। देखिए 2y से गुणा करेंगे y में तो 2y² प्लस 1 से y में गुणा करेंगे तो 1y। अब हम इसको सजा लेते हैं थोड़ा। देखिए इन सभी को इधर भेज लेंगे और इसको हम उधर भेज लेंगे। 2y² प्लस y बराबर, इसको हम इधर भेज देंगे 528। चलिए यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2y² प्लस y, यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 528, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। अब बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? ये द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसका अधिकतम घात यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है, तो 2 घात है तो द्विघात है, और बराबर में 0 भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। आपको प्रश्नावली 4.1 में सिर्फ इतना ही सॉल्व करके छोड़ देना है, इससे आगे सॉल्व नहीं करना है। प्रश्नावली 4.2 में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये हम कैसे निकालेंगे। इसको हम निकालने के लिए गुणनखंडन विधि का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्रश्नावली 4.2 में हमें गुणनखंडन विधि के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। आपने प्रश्नावली 2.2 में भी पढ़ा इसके बारे में, गुणनखंडन विधि के बारे में। आप वहाँ पे इसका प्रयोग करके शून्यक निकालते थे। आपको याद होगा आपने शून्यक भी निकाला था इसी का प्रयोग करके। वैसे ही सेम टू सेम ये सॉल्व हो जाएगा। आप इसको और इसको गुणा कर लेंगे, उसके बाद जैसे आपने शून्यक निकाला था सेम टू सेम आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपसे सॉल्व नहीं होता है तो इसके बारे में हम प्रश्नावली 4.1 में भी आपको बताएंगे। इसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये हो जाता है मेरा प्रश्नावली 4.1 का इंट्रोडक्शन। इसमें सिर्फ हमें इतना ही जानना है कि द्विघात समीकरण कौन मेरा है और कौन नहीं है, सिर्फ इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। ये सब हमने आपको बता दिया है ताकि आपको पता रहे कि किस प्रश्नावली में क्या पढ़ना है। द्विघात समीकरण हमें पढ़ना है 4.1 में, और गुणनखंड विधि हमें पढ़ना है 4.2 में, जो कि आपने पढ़ा था 2.2 में, ठीक है। और पूर्णवर्ग विधि पढ़ना है 4.3 में, द्विघाती सूत्र का प्रयोग भी वहीं पे पढ़ना है, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग भी हमें यहीं पे पढ़ना है। साथ ही साथ हम मूलों की प्रकृति जानेंगे 4.4 में, और यहीं पे मेरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा आके, ठीक है। और ये सूत्र जो दिया गया है ये आपको याद कर लेना है। ये सूत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए 4.1 को, तो आप इसको याद कर लेंगे, ये मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाता है मेरा इंट्रोडक्शन। देखिए हमने ऊपर आपको बताया है कि कौन मेरा द्विघात समीकरण होता है और कौन नहीं होता है। देखिए जिसका पावर 2 होगा वो मेरा द्विघात होगा, और बराबर में सिर्फ 0 रख देना है, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। यह है मेरा प्रश्नावली 4.1 का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्नावली को और देखते हैं प्रश्नावली 4.1 में क्या दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।